नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आमने सामने होते हैं उन तमाम हस्तियों से जिन्होंने अपने क्षेत्र में पारंगत हासिल की होती है और जिनके विचार हमारे समाज में एक बेहतर दृष्टिकोण से समाज को परखने के लिए कारगर साबित होते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं जौहर आज़ाद जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार आज़ाद समाज पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है जौहर आज़ाद जी आपका। बहुत धन्यवाद। आपके सभी व्यूवर्स को नमस्कार। जौहर जी, जिस तरह से आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में क्या कुछ समस्याएं आप देख रहे हैं जिस पर सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है और आपकी पार्टी जिस पर कार्य कर रही है एक बेहतर बिहार की रूपरेखा बनाने के लिए? अभी जो बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है और कई दशकों से चला आ रहा है, वो सबसे बड़ा है बेरोजगारी। आप जी। देखेंगे कि भारत के अन्य राज्यों में जो बिहार है, वो उसके युवा जो है, वो पूरा योगदान अन्य प्रदेशों में दे रहे हैं और बिहार में रोजगार के नाम पे कोई भी नौकरियां नहीं है, चाहे जी। वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो शोषित समाज, जो जिसे अनुसूचित जाति और जनजाति कहते हैं, उनकी हत्याएं और बलात्कार की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है इन 5 वर्षों में, जिसपे सरकार लगाम लगाने में बिल्कुल भी असफल है। तीसरी बड़ी बात है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो शिक्षा जी। का स्तर है बिहार में, वो बहुत गिरा है। और विद्यालय जिसमें बिहार का एक बड़ा हिस्सा पढ़ता है, वो उन विद्यालयों में जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट है। और सबसे बड़ा जो स्वास्थ्य केंद्र है बिहार में, उसमें जो सरकारी केंद्र हैं, उसमें जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जो डॉक्टर और नर्सेज होनी चाहिए डिलीवरी के लिए, उन चीज़ों की व्यवस्था बहुत चौपट है। उसको ठीक करने की जरूरत है। और हम जो है लगातार शोषण के खिलाफ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनको देश इसीलिए जानता है कि जहाँ कहीं भी अन्याय भारत में होता है, तो सबसे पहली आवाज़ जो होती है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी की होती है। तो जी। हम बस उन्हीं के विचारों पे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से तीन मूलभूत सुविधाएं होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं सरकार को भी ध्यान देना चाहिए एक बेहतर विकास के लिए। तो ऐसा क्या कारण हो पा रहा है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये बेहतर नहीं हो पा रहे हैं बिहार में? इन लोगों का जो फोकस है वो सिर्फ कुर्सी पर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जी। वो राजनीति अपनी कुर्सी बचाने के लिए ज्यादा करते हैं, जनता की तरफ ध्यान कम दे पाते हैं। अभी आप देखें कि हर साल आधा बिहार हमारा, लगभग 30% बिहार बाढ़ से डूब जाए। जी। मैं ये बता रहा था कि बिहार जो है 30% बिहार फ्लडेड होता है हर साल। जी। और इसके लिए कोई भी तैयारी बिहार सरकार की तरफ से नहीं होती है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये सारे जो जिले हैं और बड़े जिले हैं, यहाँ बाढ़ आनी है, व्यवस्था बदलती हैं, सड़कों पे लोग रात गुजारते हैं बिना लाइट के अपने बीवी बच्चों को लेकर। लेकिन बिहार सरकार इस पे ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। तो लड़ाई बहुत बड़ी है। संपन्न बिहार बनाने के लिए हमें जी। बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये तो आपने समस्याएं गिनवा दी। इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? क्या आपकी पार्टी के पास कोई समाधान है इन समस्याओं को, बिहार को एक बेहतर बनाने के लिए? समस्याओं का समाधान तो बिल्कुल सरकार के हाथ में होता है। अगर निष्ठा हो, नियत हो, तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे बाढ़ का क्षेत्र है, क्या जी। हम बाढ़ के लिए नदियों को कनेक्ट नहीं कर सकते? वो कर सकते थे। और ये सालों से चला आ रहा है। मतलब जब से देश है, तब से उस इलाकों में बाढ़ आता है, क्योंकि नेपाल पानी छोड़ता है। लेकिन हम प्रॉपर ड्रेनेज के लिए कभी चिंता नहीं करते। जी। सभी को मालूम है कि नारियल का पेड़ अगर उन इलाकों में लगाया जाए, तो जमीन खिसकने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो निदान तो है, नियत नहीं है। एजुकेशन को ठीक करना ये सरकार के हाथ में है और बड़े आसान काम है। आप प्राइवेट स्कूल्स को और कोचिंग्स को प्रमोट करने के बजाय, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ठीक कर रहे होते, और पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड के जी। साझा प्रयासों से अगर विद्यालय चल रहे होते, तो शिक्षा का स्तर ठीक हो गया होता। लेकिन बिहार सरकार
वो चाहती नहीं है कि अच्छी शिक्षा युवाओं को मिले ताकि वो रोजगार की आवाज उठाएं। वो चाहता है कि बिहार के युवा सिर्फ मजदूरी करें, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, सब जगह जाकर वो मजदूरी करें, मजदूरी से ऊपर ना उठे। आप कोविड का मंजर था, हमारे बिहार के लाखों युवा मजदूरी में फंसे थे, बिहार आने के लिए वो रास्ते और ढूंढ रहे थे और लोगों को लगातार रात रात भर कॉल कर रहे थे। जी। तो व्यवस्था हम देने में विफल हैं पूरी तरह से। और आजाद समाज पार्टी इसीलिए समाज में जाकर लगातार गांव-गांव हम संपर्क कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विचारों को प्रभावित होकर 2025 में बहुत बदलाव बिहार में दिखेगा। जौहर जी, आपने अपनी राजनीति की शुरुआत कब की और क्या प्रेरणा का आपका स्रोत था जो आपने कहा सोचा कि राजनीति में आपको कदम रखना चाहिए? देखिए, मैं दिल्ली में प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहा था और जब मैं बिहार आया तो सबसे पहला काम जो था मेरा 2010 में, मैंने जी। गया कि एक जिला में एक छोटे से गांव को गोद लिया था, अडॉप्ट किया था उनकी समस्याओं को देखकर। और वहीं एक विद्यालय आज़ाद एकेडमी के नाम से मैंने खोला था, जिसमें 100 बच्चों को शिक्षा के लिए पूरी तरह से स्पॉन्सर किया था हमने। कई बच्चियां उसमें शादी हुई, कई बच्चे रोजगार पा गए। तो बिहार की समस्याओं को देखकर मैं सोशल एक्टिविटीज में आया और सोशल एक्टिविटीज में आने के बाद बामसेफ से जुड़ा और बामसेफ की विचारधाराओं के साथ जुड़ा। उन्होंने मुझे बहुत कम समय में प्रदेश अध्यक्ष बिहार का बनाया। और जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मुलाकातें होने लगी, जब उनको देखने और सुनने लगा, तो मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आ गया और उनके कामों को बढ़ाने में लग गया। आज़ाद समाज पार्टी में आपने ऐसा क्या देखा जो आपने आज़ाद समाज पार्टी में शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने की शुरुआत की? देखिए, एक देश का युवा जो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं और सामाजिक तौर पे आप जानते हैं, जो जो जिसका समाज शोषण और अत्याचार का शिकार हजारों वर्षों से हो रहा था, ऐसे में एक व्यक्ति एक छोटे से गांव छुटमलपुर से आवाज उठाता है और देश की आवाज बन जाता है। और जहां डराने की पूरी कोशिश की जाती हो जिस देश में, जहां विधायक और एमपी खरीद लिए जाते हों, ऐसे में एक आम युवा को खरीदने की शक्ति किसी भी पार्टी या दल या संगठन में नहीं पैदा हो सकी। ऐसे युवा के साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। और मैंने भी यही किया कि जब चंद्रशेखर आजाद जी को मैंने देखा, जिसे कोई सरकारें नहीं डरा पाई, जिसे कोई सरकारें खरीद नहीं पाई, यहाँ तक कि जिस पे गोलियां भी बरसा दी गई, जिसे धमकियां रोजाना दी जाती रही, उसके बाद भी वो आदमी दिन निडर होकर खड़ा है। तो वो उन्हें मजबूत करना हमारा कर्तव्य है। एससी एसटी में सब डिवीज़न और जो क्रीमी लेयर है उसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, क्रीमी लेयर और बाकी चीजों का मुद्दा तो बाद में होगा, जब जातिगत जनगणना नहीं है, आपके पास आंकड़े नहीं है, आपके पास आंकड़े भैंस के, बकरी के, शेर के, सबके हैं देश में। सिर्फ जो भारतीय लोग हैं उनकी संख्या आपको मालूम नहीं है, तो ये देश कैसे चल रहा है? अगर जातिगत जनगणना करा ले, तभी तो आप किसी के साथ इंसाफ कर सकते हैं। तो हमारी पार्टी की सबसे पहली ये मांग है कि जातिगत जनगणना कराएं और आबादी के नाम हिसाब से उनकी हिस्सेदारी आरक्षण में सुनिश्चित करें, तभी किसी समाज का विकास हो सकता है। लेकिन सरकार सही तरह से इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, जातिगत जनगणना पर? ध्यान इसलिए नहीं दे रही है कि वो देखिए, कुछ लोग सत्ता के गुरूर में होते हैं, नशे में होते हैं, और जब तक जनता उन्हें जगाती नहीं है, वोट के माध्यम से उन्हें गिराती नहीं है, तब तक उनको होश नहीं आता। लेकिन हम सड़कों पर लड़ रहे हैं। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐलान कर दिया है 11 सितंबर को। इसको लेकर रामलीला मैदान में हम पूरे भारत से बहुजन समाज, अ, धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, सारे लोग वहां जमा हो रहे हैं और सरकार को हम मजबूर करेंगे। और जब तक सरकार मजबूर नहीं होती, हम सड़कों पे आंदोलन करते रहेंगे संविधान के दायरे में। जौहर जी, आज के समय में जो राजनीति चल रही है और जो पहले के समय की हम लोग राजनीति देखें तो कितना अंतर आया है राजनीति में? देखिए, पहले राजनीति देश हित में होती थी और अब की राजनीति जो ज्यादा पक्ष और विपक्ष को देख रहा हूँ,
वो सत्ता की राजनीति हो रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, मुद्दे गायब करने की कोशिश की जा रही है। और माफ कीजिएगा, मैं ये भी कहूंगा कि जो चौथा स्तंभ है देश का, संविधान का, उन लोगों ने भी भ्रम फैलाया और सरकार के, ऐसा लगता है कि जैसे सरकार का पीआर कर रही हो, तो पब्लिक रिलेशन के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर पत्रकार ने सच्चाई दिखाना शुरू किया देश में, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार एक दिन भी चल पाएगी। जी बिल्कुल सही बात है, और कहीं ना कहीं से चौथे स्तंभ को भी अपनी बेहतर तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि चौथा स्तंभ भी जो होता है वो नागरिकों की रक्षा, सुरक्षा और उनके हित के लिए होता है। और मैं इस बात से बिल्कुल नहीं सहमत हूँ कि किसी सत्तारूढ़ पार्टी का पक्ष लेकर के चलना एक पत्रकार को शोभा भी देता है। ऐसे तमाम पत्रकार हैं, मैं मानता हूँ, जो इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको आपकी पार्टी की तरफ से क्या नसीहत है? क्योंकि तमाम देखें तो बॉयकॉट भी किए जा रहे हैं, पत्रकारों को बॉयकॉट किया जा रहा है, चैनल्स को बॉयकॉट किया जा रहा है। तो ऐसा करने से क्या होगा? क्या संदेश दे रहे हैं आप? मैं ऐसे पत्रकारों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर देश से प्रेम करते हैं, अगर आज़ादी के लिए बलिदान को याद करते हैं, अगर युवाओं के संघर्ष को देखते हैं, तो ऐसा मत करिए। देश के लिए न्यूज़ बनाइए, देश को सच दिखाइए और सरकारों को सही राह पर लेकर आने का जो कर्तव्य है वो मीडिया बंधुओं का है। अगर जी। देश को से प्रेम करते हैं और देश को सही दिशा में देखना चाहते हैं, तो सरकार की अच्छाई और बुराई दोनों को उजागर करें। बिहार की डेवलपमेंट में और क्या फैक्टर्स होंगे जिन पर काम करना चाहिए मौजूदा समय में? देखिए, अगर बिहार सरकार ये कहती है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज बिहार आएगी, जिसका जी। सपना हमें 20 सालों से मुख्यमंत्री बिहार के दिखा रहे हैं, मैं उनको आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक विधि व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जब तक आपके प्रदेश में क्राइम कंट्रोल नहीं होगा, हत्याएं और बलात्कार नहीं रुकेंगे, जब तक 30% बिहार बाढ़ के चपेट में आना बंद नहीं होगा, जब तक युवाओं को बिहार में आप बेहतर शिक्षा नहीं देंगे, कोई भी उद्योग बिहार में नहीं आएगा। छोटी मोटी जीत से आप बिहार को गुमराह नहीं कर सकते। और आज का देश है जहां यूट्यूब और फेसबुक, हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमें नेशनल न्यूज पे लाया जाए या ना लाया जाए, जी। या हमें छोटा दिखाने का और या हमें इग्नोर करने की कोशिश की जाए, लेकिन सोशल मीडिया बहुत मजबूत है आज के समय में। तो सत्य हम दिखाने में कामयाब होंगे और पूरा बिहार फिर से अक्टूबर में हम निकलेंगे, हर एक चप्पे चप्पे गांव में जाएंगे और सरकार के खिलाफ, सरकार की जो डबल इंजन सरकार है, इनको बेनकाब करेंगे। तो कहीं ना कहीं से आप कहना चाह रहे हैं कि जो बिहार सरकार है वो जो तीन फैक्टर होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों में ही कार्य करने में विफल है। पूरी तरह से विफल है। और मैं तो चाहूंगा कि आप बिहार आए, कुछ दिन बिहार में गुजारें जी। और दिखाएं अपने कैमरे पे कि बिहार किस हालत से गुजर रहा है। जी बिल्कुल, ये हमारी पहली मुलाकात है और वो भी वर्चुअली मुलाकात है। अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहाँ पर आकर के एक साक्षात्कार आपका लूँ और बिहार की जो मौजूदा स्थिति है उस पर भी एक बार नज़र डालूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि हम जो आंखों से आमने सामने देखते हैं और जो हम लोग एक स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और कहीं ना कहीं से कुछ मीडिया इंडस्ट्रीज़ की बात करें, कुछ मीडिया कंपनीज़ की बात करें, वो इसी तरह से काम कर रही हैं कि स्क्रीन पे कुछ और है और धरातल पे कुछ और है। इस बात से सहमत हैं आप? जी। अभी आप देखेंगे, बिल्कुल, अभी आप देखेंगे कि बंगाल में एक बहन का रेप हुआ जी। और हत्या हुई, उसके लिए पूरा देश और पूरा न्यूज चैनल ने दिखाया। मैं क्या कहानी रखी गई, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, वो सीबीआई तय करेगी, न्यायालय तय करेगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन उससे भी जघन्य अपराध बिहार में हुआ, मुजफ्फरपुर में। और अभी 4 साल की एक बच्ची की भी बलात्कार की खबर आई। जी। और मुजफ्फरपुर के, अब मैं बताऊं, चूंकि मैं गया था, उस परिवार से मिला, पुलिस प्रशासन से मिला। पहले तो पुलिस ने एफआईआर में कहा कि 14 साल की बच्ची है, इसके साथ बलात्कार हुआ, इसकी हत्या हुई। और पोस्टमार्टम में बलात्कार को रूल्ड आउट किया, कहा कि बलात्कार नहीं हुआ। चलिए, मैंने मान लिया। लेकिन अब पुलिस का स्टेटमेंट लगातार बदल रहा है। पुलिस का स्टेटमेंट ये अब आ रहा है कि वो 14 नहीं 19 साल की है। 19 साल की बच्ची का क्या प्रमाण दे रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल के रजिस्टर्ड में लिखा हुआ है। अब साइंस के जमाने में, जहां
हजारों साल की मम्मी का एज बता दिया जाता है कि ये किस वर्ष की डेड बॉडी है। ऐसे देश में एक पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि वो 14 नहीं 19 साल की, और प्रमाण क्या दे रहे हैं कि सरकारी स्कूल जो जो उन्हीं का विद्यालय है, जो उन्हीं के नियंत्रण में चल रहा है, उन्हीं के निर्देशन में चल रहा है। और यही नहीं, उस गांव से उस परिवार के लोगों का और जो शोषित समाज के लोग हैं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो आप बताएं कि जहां भाजपा की सरकार है वहां बलात्कार और हत्याएं जो होंगी वो छुपा दी जाएंगी। जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां बलात्कार के मुद्दे पूरे न्यूज चैनल के हेडलाइंस होंगे, और हेडलाइंस ही नहीं होंगे, दिन रात 24 घंटे चलेंगे। तो बहन, अगर भाजपा के राज्य में है तो उसका बलात्कार हत्या क्या मीडिया के लिए जरूरी नहीं है? या गैर भाजपा सरकार जहां जिन प्रदेशों में है वहां की बहनों के रेप होगा तो वहां इंसाफ के लिए लड़ा जाएगा। ऐसे दो भारत को बसाने की जरूरत नहीं है। भारत एक है, भारत की सारी बेटियां हमारी बहन बेटियां हैं। इंसाफ सबको मिलना चाहिए, और दर्द सबका बराबर है। वो बच्ची 14 वर्ष की है, उसके माँ बाप, उसके भाई चीख चिल्ला कर बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनके घर से ले जाया गया, और उसमें कहानियां गढ़ दी गई। कहानी ऐसी गढ़ दी गई कि हत्यारे को छूटना सुनिश्चित है। आप अगर उस कहानी को कभी देखेंगे यूट्यूब पे, तो उस पे जिस्म पर 50 निशान थे, और खुरपी आप जो जिससे मिट्टी खोदते हैं ना प्लांट लगाने के लिए, उस खुरपी से वार किया गया था। तो आप बताइए, उसको उसको क्या कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग था उस व्यक्ति के साथ? क्या प्रेम प्रसंग, अच्छे संबंध में हत्या इतनी निर्मम होती है, इतनी बुरी तरह से होती है? कैरेक्टर एसिसिनेशन कर रहे हैं, एक बच्ची की हत्या हो गई और उसके कैरेक्टर को खराब कर रहे हो, जो ये पुलिस प्रशासन कर रहा है नीतीश कुमार जी का। एसपी और आईजी का बयान मैं बता रहा हूँ आपको। जी। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर शून्य है। जो जंगल राज सुनता आया था, मैं अपने आंखों से अब जंगल राज देख रहा हूँ। ऐसा क्या कारण है, क्या चीज़ ऐसी है जो प्रमोट कर रही है इतनी बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं और इतनी क्रूरता, इतनी हैवानियत सामने आ रही है मीडिया के माध्यम से? ऐसा क्या कारण लग रहा है, क्या चीज़ है जो ये प्रमोट कर रही है? क्यों इतने इंसान जो है हैवान बनते जा रहे हैं? देखिए, शिक्षा और संस्कार दो चीजें होती हैं। जी। शिक्षा पाने वाले बहुत सारी ऐसी चीजें बनाते हैं जो इंसानों को खत्म करती है। जितने एटोमिक न्यूक्लियर्स आप देख सकते हैं वो सब शिक्षित लोग बना रहे हैं। और संस्कार जो होती है शिक्षा के साथ वो जरूरी होती है, तभी इंसानियत भी समझ में आती है शिक्षा के साथ। तो संस्कार पे हमने, चूंकि जो ऐसे बहुत सारे संगठन इस देश में बन गए जो जाति के नाम पर, जो धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। आप देखिए कि बेतिया एक हमारा जिला है बिहार में, उस वहाँ में वहाँ कुछ युवाओं को पुलिस ने उठा लिया, और पुलिस ने उठाया और संगीन देश विद्रोही का मुकदमा लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि उन्होंने मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा ले रखा था। अब मैं ये जानना चाहता हूँ देश की सरकार से कि एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि फिलिस्तीन के हम साथ हैं, वो यूएनओ में समर्थन करते हैं फिलिस्तीन का, वो अनुदान के लिए 5 लाख डॉलर का ऐलान करते हैं, जिसमें 2.5 मिलियन डॉलर जो है भेज दी गई। तो या तो आप समर्थन करो या विरोध करो। अगर सरकार समर्थन कर रही है तो क्या जनता को विरोध करना चाहिए? अगर विरोध करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि देश विद्रोही है ये। तो ये सरकार तय नहीं कर रही है। सरकार में बैठे लोग और इनके कार्यकर्ता एक धर्म विशेष और जाति विशेष के खिलाफ काम कर रहे हैं और खुल के काम कर रहे हैं। तो आप बताइए, ऐसे में भारत का संस्कार कैसे बचेगा? जी, बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया जौहर आज़ाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस चर्चा के माध्यम से दर्शकों हमने जाना कि बिहार में जो 3 मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों की ही जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जौहर आज़ाद जी के बयानों से ऐसा लगा कि जो सरकार है वो खुद ही ढील डाल रही है और ना ही शिक्षा पर, ना ही स्वास्थ्य पर, ना ही रोजगार पर ध्यान दे रही है। आलम यह है कि बिहार के जो युवा हैं, जो जनता है, उनको पलायन करना पड़ रहा है दूसरे देश में जा कर के, दूसरे राज्यों में जा कर के, वहाँ पर काम करके अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जौहर आज़ाद जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। मिलेंगे फिर अगली मुलाकात में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जय भीम।